हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या नीर क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे ये सीरीज़ चल रही है जहाँ पे हम एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। लास्ट 2 वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे ज्योग्राफी के। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 40 तक हमारे हो गए थे, स्टार्ट कर रहे हैं 41 से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द हाई बायोलॉजिकल एक मिनट व्हाट डज द हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट्स। तो यहाँ पे क्या पूछा है? जो हाई बीओडी है, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या इंडिकेट कर रही है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? कोई भी वाटर बॉडी है, वहाँ पे माइक्रोब्स होंगे, ठीक है, बैक्टीरिया होंगे। अब इन लोगों को इन ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन, फॉर डिकम्पोजिशन, फॉर देयर मेटाबॉलिज्म, इन सब के लिए। ठीक है, अब सपोज़ आपको कोई बताए कि वहाँ एक वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या इंडिकेट होगा, क्या समझोगे आप इस बात से कि वहाँ पे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है माइक्रोब्स की। अब जितने ज़्यादा माइक्रोब्स हैं, जितनी उनकी पॉपुलेशन है, इट मीन्स वहाँ पे उतना ही ज़्यादा क्या है? पॉल्यूशन है। ठीक है, सो जब भी आपको ये कोई बताए कि बीओडी काफ़ी ज़्यादा हाई है किसी वाटर बॉडी की, इट मीन्स वो वाटर बॉडी उतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ऑप्शंस पे आते हैं। So BOD indicates high level of microbial pollution. Option A. Next आते हैं, which one of the following is one of the best solution to get rid of non biodegradable waste? इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा मेथड, कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट है सो दैट वी कैन गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सी होती है? जिनको लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम डिग्रेड नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते। प्लास्टिक एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला, रिसाइकल करना, गुड ऑप्शन, ठीक है, सही है। नेक्स्ट है बरिंग वेस्ट, अगर आप उसको बरी कर रहे हो, ठीक है, दफना रहे हो ज़मीन में, सपोज प्लास्टिक को ही दफना रहे हो, अब 20 साल बाद भी निकालोगे वो आपको एज इट इज़ मिलेगा। दिस इज़ नॉट ट्रू और नॉट गुड ऑप्शन। नेक्स्ट है बर्निंग वेस्ट, जला के भी अगर आप इस तरह के वेस्ट को जला भी रहे हो तो आप क्या क्रिएट कर रहे हो? एयर पॉल्यूशन। तो सही ऑप्शन कौन सा है? बेस्ट मेथड कौन सा है? उनको रिसाइकल करना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वाटर पॉल्यूशन। अब इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो वाटर पॉल्यूशन से रिलेट नहीं करता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला, यूट्रॉफिकेशन, विच मीन्स, क्या मतलब होता है इसका? न्यूट्रिएंट का एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाना किसी वाटर बॉडी में, अल्टीमेटली ये भी क्या करेगा? पोल्यूट करेगा उस वाटर बॉडी को। सो ये रिलेट करता है। नेक्स्ट है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? नाइट्रोजन का नाइट्राइट में कन्वर्ट होना। ये स्टेप, ये प्रोसेस हमें कहाँ देखने को मिलता है? नाइट्रोजन साइकिल में। ठीक है, तो ये रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट बीओडी, ये भी हमने पढ़ा पीछे। नेक्स्ट है ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स क्या होते हैं? मोस्टली एक्सीडेंटली या कभी कभी नेचुरली क्या होता है? हाइड्रोकार्बन से पेट्रोलियम स्पिल हो जाता है वाटर बॉडी में, ये भी क्या करेगा? उस वाटर बॉडी को पल्यूट करेगा। ठीक है, ये भी रिलेट करता है। कौन सा रिलेट नहीं करता है? ऑप्शन बी, नाइट्रिफिकेशन। Next है the use of microorganism metabolism to remove pollutant such as oil spills in water bodies is known as। अब यहाँ पे क्या पूछा है? वो प्रोसेस जिसमें हम पोल्यूटेंट को रिमूव करते हैं किसी पोल्यूटेड वाटर बॉडी से, किसकी मदद से? विद हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनकी मेटाबॉलिज्म की हेल्प से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायो रेमिडिएशन। सही ऑप्शन क्या होगा? बी। अब सेम तरह से अगर आपको क्वेश्चन आया होता द यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह प्लांट्स होता, अगर हम प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं इस प्रोसेस के लिए, तब आप इसको क्या कहते हैं? फाइटो रेमिडिएशन। सेम अगर क्वेश्चन होता द यूज़ ऑफ फंजाई फॉर दिस प्रोसेस, तब आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? माइको रेमिडिएशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन आर करेक्ट। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है विच इज़ ट्रू, करेक्ट अबाउट रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन? ठीक है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कौन सा होता है? विच इज़ कॉज्ड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सपोज यूरेनियम। ठीक है, अब ये जब डिके करते हैं, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके करते हैं, तो ये क्या रिलीज करेंगे? आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें क्या रहता है? अल्फा बीटा, इस तरह के हैवी पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, कि उनका डीएनए अल्टर कर सकते हैं। ठीक है, कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं ये, इस तरह से ये इफेक्ट करते हैं। अब स्टेटमेंट्स पे आते हैं। फर्स्ट है इट कॉजेज जेनेटिक चेंजेस इन एनिमल। अभी हमने पढ़ा ये डीएनए को अल्टर करते हैं। डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल। अगर जेनेटिक मटेरियल अल्टर हो रहा है तो टाइम के साथ क्या होगा? जेनेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी। ऑल्दो ये एक दिन में नहीं होता, टाइम लगता है, बट इट डू हैपन्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट कॉजेज डिसबैलेंस अमंग द डिफरेंट मिनरल्स इन सॉइल। सॉइल पे कोई इफेक्ट नहीं होता।
नेक्स्ट है इट हिंडर्स ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन पे भी कोई इफेक्ट फिलहाल देखने को नहीं मिला है। नेक्स्ट है इट कॉजेज कैंसर, ये हमने अभी पढ़ा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1 and 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओजोन फॉर्मेशन। ओजोन कैसे बनती है? ठीक है, ऑक्सीजन है, इस पे किसका इफेक्ट होगा? ओ यूवी का। किस में टूटेगी? दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। अगेन दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का किसी एक के साथ कंबाइन करेगा और क्या बना देगा? ऑक्सीजन। सो किसकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें? यूवी रेज की। जहाँ भी लाइट इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या कहते हैं? फोटो। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। तो ये कैसा प्रोसेस है? फोटो केमिकल प्रोसेस, ओजोन फॉर्मेशन, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं द 3 स्पीशीज ऑफ वल्चर्स दैट आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड हैव डिक्लाइंड बाय मोर देन 97% सिंस 1990 आर। अब यहाँ पे क्या पूछा है? इन ऑप्शंस में से तीन स्पीशीज ऐसी वल्चर्स की, एक तो उनकी IUCN कैटेगरी कैसी है? वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। दूसरा 1990 के बाद से उनकी पॉपुलेशन तकरीबन कितनी घट गई है? 97%। पहले तो हम ये समझते हैं कि रीज़न क्या है। ये क्वेश्चन अलग से आया हुआ है कि जो वल्चर का हम डिक्लाइन देख रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, उसका मेन रीज़न है क्या? आपने कभी ड्रग का नाम सुना होगा, डाइक्लोफिनेक, ठीक है, पेन किलर कभी आपने ली हो, पेन किलर में ये पड़ता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। सेम ये ड्रग किस में यूज़ होता है? कैटल में। यही जो ड्रग कैटल में यूज़ होता है, ये मेजर कॉज है फॉर डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वल्चर्स, ठीक है, ये कॉज आ गया। अब इनमें से कौन सी ऐसी वल्चर्स हैं जो जिनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है? पहला इजिप्टियन वल्चर, इसकी पॉपुलेशन अभी ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट है ओरिएंटल वाइट बैक्ड, इसकी पॉपुलेशन कम हो रही है। लॉन्ग बिल्ड, इसकी भी कम हो रही है। नेक्स्ट है सिलेंडर बिल्ड वल्चर, इनकी पॉपुलेशन भी काफ़ी घट गई है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2, 3 and 4, बी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम किन रीजन्स को बोलते हैं? पहला, एक तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है स्पीशीज़ की। दूसरा, वो स्पीशीज़ वहाँ पे एंडेमिक होती है। एंडेमिक स्पीशीज़ किसको बोलते हैं? जो किसी रीजन में पर्टिकुलरली वहीं पे मिलती हैं, ठीक है, वहाँ की स्पेशलिटी समझ लो। नेक्स्ट है वो जो स्पीशीज़ है वो कैसी होती है, क्या कैटेगरी रहती है उनकी? एंडेंजर्ड, ठीक है, थ्रेट थ्रेट होता है उनकी पॉपुलेशन को, उनके नंबर को। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट पे, पहला एंडेमिक फ्लोरिंग प्लांट्स एंड थ्रेट परसेप्शन, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है, एक तो वो एंडेमिक होती है, दूसरा उनकी पॉपुलेशन को क्या रहता है? थ्रेट। नेक्स्ट एंडेमिक फ्लोरिंग प्लांट्स, सिर्फ एंडेमिक होना करेक्टरिस्टिक नहीं है, साथ में क्या होना चाहिए? एंडेंजर्ड, ये कोई थ्रेट होना चाहिए उनकी एग्जिस्टेंस को। नेक्स्ट है स्पीशीज ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पे क्या पूछा है? सपोज किसी रीज़न की वजह से जो बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है उनकी पॉपुलेशन में हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, इससे क्या होगा? ठीक, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इनमें से? अब जब भी कोई इकोसिस्टम है उसमें अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स रहते हैं, अगर एक भी ट्रॉपिक लेवल से किसी की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है, उनमें ह्यूज फॉल हमें देखने को मिलता है, ये पक्की बात है कि पूरे इकोसिस्टम पे उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, हर किसी का अपना रोल होता है। अब नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट पे, पहला है पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड विच इज़ ट्रू। आपको पता है जो इंसेक्ट होते हैं ये किस में हेल्प करते हैं? प्लांट्स की फ्लावर्स की पॉलिनेशन में, ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। सेकंड है देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। अब ये स्टेटमेंट कुछ हद तक ठीक है बट इसको हम एलिमिनेट करते हैं। रीज़न क्या है? यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया ड्रास्टिक, ठीक है, जो एक्सट्रीमिज्म को शो कर रहा है। एक्सट्रीम जो वर्ड्स होते हैं वो आप कंसीडर नहीं करते। ऑल्दो फंगल इन्फेक्शन होंगे अगर बटरफ्लाइज नहीं है, क्योंकि प्यूपा वगैरह किस पे फीड करते हैं? कुछ फंगस पे। अब जब वो नहीं रहे तो ये फंगल इन्फेक्शन बढ़ेंगे, बट इतने को ड्रास्टिकली नहीं बढ़ेंगे कि इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हैं। नेक्स्ट आता है इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वास्प स्पाइडर एंड बर्ड्स। अब कुछ वास्प स्पाइडर ऐसे हैं जो किस पे फीड करते हैं? बटरफ्लाइज पे। अब जब बटरफ्लाइज ही नहीं होंगे तो वो फीड नहीं ले पाएंगे, अल्टीमेटली उनकी क्या होगी? डेथ, और उनका जो नंबर है वो भी क्या होगा? डिक्लाइन। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? 1 and 3।
ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली इन न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई, नाम क्या है उसका, सिल्वर लाइन, हैज़ बीन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। सो ये जो सिल्वर लाइन बटरफ्लाई है ये कहाँ पे मिली है अभी, वेस्टर्न घाट कर्नाटक में। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डंग बीटल्स लिव इन द रीजन वेयर कैटल ग्रेज quickly, burying and recycling cattle droppings. Next, because of dung beetle activities, breeding habitat for disease carrying flies are reduced. The relationship between dung beetles and disease carrying flies is a type of, आप समझते हैं यहाँ पे क्या बताया है, उन्होंने बताया एक एरिया है जहाँ पे क्या रह रही है, बीटल्स रह रही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कौन रह रहा है, फ्लाइज रह रही है। अब ये दोनों किस पे फीड करती हैं, कैटल के वेस्ट पे। पर इन्होंने क्या बताया, बीटल्स की वजह से क्या हो रहा है, जो फ्लाइज है उनका नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इस तरह का जो हम रिलेशन देखते हैं, दो स्पीशीज़ हैं, दो कम्युनिटी हैं, वो सेम चीज़ उनको चाहिए, इसके लिए इस चीज़ के लिए उन दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा। अब ऑब्वियसली जो ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, जिसकी पावर ज़्यादा है वो सस्टेन करेगा, वो सर्वाइव करेगा, और जो खड़ा नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे स्टैंड नहीं कर पा रहा, उसकी पॉपुलेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अगर ये जो कंपटीशन है वो सेम स्पीशीज़ के बीच होता तब हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। म्यूचुअलिज्म क्या होता है, जब दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे हैं। कमेंसलिज्म क्या होता है, जब एक फ़ायदा दे रहा है और दूसरे को ना ही फ़ायदा और ना ही नुकसान। ठीक है, वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर सम प्रोविजंस प्रोवाइडेड बाय लॉ। तो यहाँ पे क्या पूछा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इनमें से कौन से एनिमल है जिनको हम हंट नहीं कर सकते सिवाय कुछ प्रोविजंस के। अब इस एक्ट में शेड्यूल 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5th शेड्यूल है, वहाँ पे ऐसे एनिमल्स की लिस्ट दी है जिनको हम हंट कर सकते हैं बिकॉज वो थ्रेट है। ठीक है, मैनकाइंड को, फूड को, इन सबको। उसमें माइस है, रैट है, फ्रूट फ्लाइज है, ठीक है, वो सब है। इनमें से कोई भी एनिमल उस लिस्ट में नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, 1, 2 एंड 3, तीनों ही ऐसे एनिमल हैं जिनको हम हंट नहीं कर सकते अंडर WPA 1972। नेक्स्ट आता है 53rd क्वेश्चन पे। विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट एजेंडा 21 दैट केम आउट ऑफ अर्थ समिट 1992 एक्सप्लिसिटली डील्स विद। तो जो अर्थ समिट 1992 के बाद ही एजेंडा 21 आया था, इसका मेन एम किस पे था, ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसकी बात करता है ये, सस्टेनेबिलिटी की। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पे हम क्रॉप्स तो ग्रो करते ही करते हैं, उसके साथ हम किसके रेयरिंग करते हैं, लाइव स्टॉक की। काउज आ गई, बफेलोज आ गई, चिकन आ गया, ठीक है, इन सब की। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एग्रीकल्चर इन्वॉल्विंग क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट हैविंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी आर गिवन इको मार्क। अभी इको मार्क का टैग कौन से प्रोडक्ट को दिया जाता है जिनका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता इन्वायरमेंट पे, विच मीन्स दे आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, वो किसी भी तरह से हार्म नहीं करते इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट है ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन इज फॉर्म्ड बाय डेट्रिटस, हिटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स और ऑल ऑफ द अबव। अब एक फूड चेन में जितने भी लेवल्स होते हैं, ठीक है, पहले नीचे प्रोड्यूसर है या जिनको प्लांट्स कह लो, ऑटोट्रॉप्स कह लो, इन पे कौन फीड करेगा, हार्बीवोर्स, ठीक है, उन पे कार्निवोर्स, ये सब क्या है, हिटरोट्रॉप्स है। उसके बाद अगर इन दोनों की डेथ हो जाती है तो इनको कौन डिकम्पोज करेगा, डेट्रिटस। तो ये सब किसके पार्ट है, एक इकोसिस्टम के, एक फूड चेन के। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है अरेंज द मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी इन सीक्वेंस। अब इन सबको सीक्वेंस में अरेंज करना है। जब भी आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, ये कैसे स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मिलके क्या बनाता है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से क्या बनती है, कम्युनिटी। वो बनाते हैं एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या बनाता है मिलके, बायोस्फीयर्स, सॉरी बायोम्स। और बायोम्स मिलके क्या बनाते हैं, एक बायोस्फीयर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, ठीक
ठीक है 3 1, उसके बाद वो बनाएंगे बायोम, और बायोम के बाद बायोस्फीयर। 3 1 2 4 ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी रिकॉग्नाइज्ड टेरिटल बायोग्राफिक रियाम्स आर देयर। बायोग्राफिक रियाम्स बेसिकली डिस्टिंक्ट रीजन होता है डाइवर्सिटी का ऑन अर्थ। तो ऐसे कितने रियाम्स प्रेजेंट है हमारी अर्थ पे? टोटल 8। ठीक है, नियार्टिक हो गया, अंटार्कटिक हो गया, न्यू एफ्रो रीजन हो गया, ये सब। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वर्टिब्रेट्स। तो ये वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनके पास स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉलम्स हैं, ठीक है, बैकबोन है, उनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स। ऑप्शंस में आते हैं स्टेटमेंट पे, दे आर एनिमल्स विद बैकबोन्स एंड स्पाइनल कॉलम्स। ठीक है, जहाँ जिनके स्पाइनल कॉलम प्रेजेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट, ये उनका फीचर है। नेक्स्ट है दे आर मोस्ट एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा सेंसिस इनमें डेवलप्ड है, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है दे रिप्रेजेंट द ह्यूज परसेंटेज ऑफ ऑल एनिमल्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स एक हाई परसेंटेज रिप्रेजेंट नहीं करते सब एनिमल्स के। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। सही क्या होगी? 1 एंड 2 ऑप्शन ए। जो बाकी क्लासेस हैं एनिमल्स की, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है गुम्बा फॉरेस्ट इन द लोकल टर्म फॉर द सेकंड ग्रूव्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अभी सेकंड ग्रूव्स बेसिकली वो ट्रीज, वो वुड्स या फॉरेस्ट कह लो, वो एरियाज होते हैं जिनको किसके साथ जोड़ दिया जाता है? कुछ रिलीजियस टर्म्स के साथ। ठीक है, इनको पवित्र माना जाता है। ऑब्वियसली फिर क्या होगा? आप उसको काटोगे नहीं, उनकी प्रोटेक्शन करोगे, उनको प्रिजर्व करके रखोगे। अब ये गुम्बा फॉरेस्ट किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्रीज के साथ। ठीक है, बुद्धिस्ट के साथ। ये कहाँ पे मिलते हैं? इन स्टेट्स में से अरुणाचल प्रदेश में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे कुछ क्वेश्चंस की। उसके बाद ज्योग्राफी ख़त्म करके हम मूव करेंगे साइंस और टेक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हो और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक यू।